अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेट्स क्या है। जब भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम किसी टॉपिक को शुरू करने लगे तो उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सेट का टॉपिक हमें क्यों पढ़ना पड़ा, या हमारी रियल वर्ल्ड में ऐसी क्या नोटेशंस थी, ऐसी क्या चीज़ें थी जिसको देख के मैथमेटिशियन ने ये कॉन्सेप्ट बनाया जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है इंट्रोडक्शन टू सेट्स, तो अभी आपने क्लास 5 तक सेट्स के बारे में नहीं सुना होगा। क्लास 6 में फर्स्ट टाइम आप सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू सेट। अभी आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि सेट क्या होता है। तो सेट्स के बारे में पढ़ने से पहले आप अपने माइंड में ज़रा एक वो स्केच बनाएं कि आप जब भी कभी अपने रियल वर्ल्ड में अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी डिफरेंट कोई चीज़ें इकट्ठी आप देखते हैं, कभी उनका कोई कम्बिनेशन है, तो आप उन्हें इंग्लिश में जब भी कहीं उसका नाम लेते हैं तो आप ऐसे बात करते हैं। लेट्स सपोज ऐसे भी आप पढ़ रहे हैं तो आप बुक्स की बात करेंगे। इंग्लिश की बुक है आपके पास, मैथ्स की बुक है, इस्लामियात, और ये सारी बुक्स जब आपके पास इकट्ठी होती हैं तो आप क्या कहते हैं इन्हें? पाइल ऑफ बुक्स। जैसे आप एक वर्ड यूज़ करते हैं, या आपने क्या किया, उन सारी बुक्स को एक साथ बताया कि अलग अलग बुक बताने के बजाय क्या ये अच्छा हो कि मैं उनका एक ऐसा नाम लूँ जिसमें सारी बुक्स का जिक्र है, तो हमने कहा पाइल ऑफ बुक्स। सिमिलरली आपके पास कोई और एग्जांपल देख लें, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स हैं, कीज़ हैं लेट्स सपोज, तो आप जब उनको देखते हैं तो आप बस सिंगल सिंगल की बात करने के बजाय आप बात करते हैं बंच ऑफ कीज़, यानी आपने इकट्ठे एक सारी कीज़ को एक साथ बात कर दी। सिमिलरली अगर आप कोई और कोई रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन देखें कि आपके पास अभी देखें मैचेस हो रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप, तो आप प्लेयर्स की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? टीम ऑफ प्लेयर्स। कि आपने वो अलग अलग प्लेयर की बात करने के बजाय 11 प्लेयर्स हैं एक साथ, तो आपने कह दिया टीम ऑफ प्लेयर्स। तो सेट्स का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से लिया गया। तो जैसे हम इंग्लिश में ये बात करते हैं, जब आप अपनी सेंटेंस बनाते हैं तो हम बात करते हैं डिफरेंट चीज़ों को जब एक साथ बोलना हो तो हम डिफरेंट चीज़ें क्या लिखते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ। आप लिखते हैं पाइल ऑफ बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें आपको एग्जांपल दी कि आप लिखेंगे पाइल ऑफ बुक्स, मतलब आपने सारी बुक्स की एक साथ बात कर दी तो आप लिख देंगे पाइल ऑफ बुक्स। सिमिलरली आप बात करते हैं तो आप लिखेंगे बंच ऑफ कीज़। जैसे अभी आपने सिंगल सिंगल की बात नहीं करनी बल्कि आपने सारों को कंबाइन बात कर दी। सिमिलरली आप बात करते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स। तो ये सब कुछ आपने क्या किया कि आपने डिफरेंट जो आइटम्स हैं या डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनकी कम्बिनेशन में बात की, कलेक्टिवली बात की। यानी बुक्स थी ज़्यादा थी तो हमने पाइल्स कह दिया, कीज़ हैं तो बंच कह दिया, प्लेयर्स हैं तो हमने टीम बना दिया। तो ये जस्ट इंग्लिश के वर्ड हैं। अब मैथमेटिशियन क्या किया? मैथमेटिशियन ने जब इन चीज़ों को देखा तो उसने कहा हम इन मैथमेटिक्स हम जब किसी चीज़ की कलेक्शन की बात करेंगे तो हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड यूज़ करेंगे सेट का। और रियल वर्ल्ड से मैं कैसे कहता हूँ कि ये रियल वर्ल्ड है? जैसे आपके पास देखें एनिमल्स हैं, आपके पास कुछ एनिमल्स वो हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर में उनकी ज़िंदगी है। सिमिलरली आपके पास मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे कम्बिनेशन आप बना सकते हैं, इसका कलेक्शन है। तो आप जब रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो आपको अलग अलग काउंट करने से बेहतर ये था कि आप उन्हें एज अ सेट की फॉर्म में लिखें तो आप कितना ईजी हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह देता हूँ कि सेट ऑफ द एनिमल्स दैट लिव ऑन दी अर्थ, जो मतलब ज़मीन पर रहते हैं उनका एक सेट बना दिया जाए, उसमें आप सारे एनिमल्स आ जाएंगे, मुझे अलग अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अब ट्रीज़ की बात करते हैं। अब देखें कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं आपके पास। ट्रीज़ ऑफ एप्पल्स हैं आपके पास, ऐसे ट्रीज़ जिस पे आपके फ्रूट्स लगते हैं, एप्पल्स, ऑरेंजेस, और अदर देन दैट फिर आपके पास ऐसे ट्रीज़ आते हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर जो है ना फ्लावर्स होते हैं, जिसके रोज़ है, जैस्मिन है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ थे आपके पास, तो आप अलग अलग किसी की बात करने के बजाय आपने एक सीधा कह दिया कि सेट ऑफ द ट्रीज़ दैट हैव फ्रूट्स ऑन दैम। तो उसमें एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगो, वो सारे जो ट्रीज़ हैं वो सेट्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब अपनी रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जब मैथमेटिशियन या आपने जब वो रियल वर्ल्ड में देखता है तो वो ये देखता है कि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो मैथमेटिक्स ने वर्ड निकाला उसने कहा सेट। अब सेट की जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट वो ये लिखता है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन है। क्या है? सेट इज़ आ, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, सेट इज़ आ कलेक्शन ऑफ। सेट क्या है? कलेक्शन। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो सारे ये वर्ड्स हैं ये क्या बता रहे हैं आपको? कलेक्शन बता रहे हैं डिफरेंट चीज़ों की। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यहाँ ज़रा बात पे गौर करिएगा, ये मैथमेटिक्स की सेट की डेफिनेशन है। सेट का टॉपिक कहाँ से आया वो तो हमने देख लिया, रियल वर्ल्ड। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पे दो वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन कौन से? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये वो डेफिनेशन है जो मैथ्स में सेट के बारे में कही जाती है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन। अच्छा, अब इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या? एक तो आपके पास लिखा हुआ है वर्ड वेल डिफाइंड। जो पहला फोकस है आपका वो किस पे होना चाहिए? वेल डिफाइंड पे। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जिस चीज की बात की जा रही है वो इतनी ज्यादा क्लियरली की जाएगी, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन जब मैं सेट की बात करूं, सेट किसको कहूंगा मैं? कि सेट वो चीज होगी जिसमें जिस चीज का हम जिक्र कर रहे होंगे वो इतना वेल डिफाइंड हो कि जो भी उसकी बात सुने वो एकदम अंडरस्टूड कर जाए, उसके लिए कोई भी डिफिकल्ट बात। जैसे अभी तक मैं बात कर रहा था आपके पास पाइल्स ऑफ बुक्स। क्या जब मैं एक बुक्स का सेट बनाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स को जब रखूंगा, तो जब उसे कहता हूं इट इज अ सेट ऑफ बुक्स, तो क्या कोई कंफ्यूजन रह जाती है उसके माइंड में कि यहाँ बुक्स होंगी या कॉपीज होंगी या कुछ? नहीं। तो जब भी सेट बनेगा वो वेल डिफाइंड बनेगा। सिमिलरली बंच ऑफ कीज देख लें, टीम ऑफ प्लेयर्स देख लें, तो जब भी हम कोई सेट बनाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए, सेट को बनाते हुए आपके माइंड में ख्याल ये होना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा वेल डिफाइंड हो कि कोई भी उसको ले मैन भी अगर सुने तो उसको पता हो कि यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है। सेकंड जो आपका वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डिस्टिंक्ट। व्हाट डज डिस्टिंक्ट मीन? डिस्टिंक्ट बेसिकली कहते हैं कि ऐसी दो चीज़ें जिनकी जब बात की जाए तो वो आपको डिफरेंट फील हो, मतलब वो दो डिफरेंट चीज़ों का जो मतलब है उसको हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई भी अपने माइंड में आप कोई चीज़ ऐसी जहन में रखें, जब आप उनकी बात करें तो आपको डिफरेंट है। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी एनिमल्स। अब दो डिफरेंट, आप कहते हैं टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, कि दो ऐसे एनिमल जिनकी स्पीशीज ही डिफरेंट है। अब उसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट एनिमल है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियत है, वो दूसरे एनिमल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो कोई चार पाँव पे चलने वाला है, कोई जो है वो पानी में तैरता है। तो ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि एनिमल्स की बात हो रही है ना, देखें दोनों एनिमल्स हैं लेकिन इतनी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से बात हो रही है कि आप उन्हें डिस्टिंक्ट बता सकते हैं कि ये एनिमल्स कौन से हैं और ये दूसरे एनिमल्स कौन से हैं। सो सेट के बारे में सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन है वो ये कि जो मैथमेटिशियंस होते हैं उन्होंने जब रियल वर्ल्ड में देखा कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको हम कलेक्टिवली बात कर सकते हैं, तो और उनको बात करने में हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी है कि हम डिफ़िकल्टी से बच जाते हैं कि वन बाय वन काउंट करने के बजाय हम कलेक्टिवली किसी चीज़ की बात कर दें। तो इसीलिए उसने कहा मैथमेटिशियन ने कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, कि ये एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें जो चीज़ें होंगी वो वेल डिफाइंड होंगी और वो डिस्टिंक्ट होंगी, यानी वो बहुत ईजीली समझ भी आ सकेंगी और वो हमें अलग अलग फील होंगी कि जब बात हो रही है तो किस चीज़ की बात हो रही है। दो डिफरेंट ट्रीज की बात हो रही है, दो डिफरेंट टीम्स की बात हो रही है, टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड टीम ऑफ पाकिस्तान, टीम ऑफ, मतलब कोई भी जो दो डिफरेंट टीम्स हैं आप उनको देखें, अब वेल डिफाइंड भी है, आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया कि जब हम टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स खेल रहे होंगे, ये नहीं है कि किसी और टीम का प्लेयर हो। तो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट में ये होता है कि आपकी वो चीज़ें एक साथ होते हुए, जैसे एनिमल्स की मैंने ट्रीज की एग्जांपल दी, वो आपको डिफरेंट फील होती हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सेट का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैसे ये रियल वर्ल्ड से रिलेट करता है और कैसे इसको लिया गया रियल वर्ल्ड से और इसको एक मैथमेटिक्स की डेफिनेशन और एक कॉन्सेप्ट बनाया गया। अब हम देखते हैं कि सेट के लिखने के तरीके कितने हैं और सेट को हम आगे इसको लेके चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? हाउ टू राइट अ सेट। के अभी तो आपने ये समझा कि सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि सेट को लिखने का तरीका क्या है, हाउ टू राइट अ सेट। अपने माइंड में कोई भी एक सेट जो है ना वो लेट करें। हम एग्जांपल के तौर पे अभी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं, जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उसमें वॉवल्स कितने हैं वो ज़रा देखते हैं। तो हम लिखते हैं राइट अ सेट, मतलब ये हमारी एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखना चाह रहे हैं कि सेट को लिखने का तरीका क्या है। राइट अ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स कितने हैं आप सबको पता है, 5 होते हैं। अब जब उसको मैं सेट की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, यहाँ बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज वॉवल्स है तो उसका डिनोट करने के लिए मैं कैपिटल वी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हमेशा याद रखें, सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ होगा, स्मॉल कभी नहीं हो सकता। कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, एस हो सकता है, कुछ भी, कोई भी आप अल्फ़ाबेट अपने माइंड में ले आएँ, यू हो सकता है, मतलब वी डब्ल्यू,
कोई भी जो सेट को डिनोट करेगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल से आप डिनोट नहीं कर सकते। पहली बात। अगेन अब आप जब सेट को लिखने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले उसमें करली ब्रैकेट्स लगानी होती हैं। करली ब्रैकेट्स के बगैर आपका सेट नहीं है। आप अगर लिख भी देंगे उसके स्टार्ट में और एंड में अगर करली ब्रैकेट्स नहीं है तो दैट मीन्स आपका वो सेट जो है, जिसे ब्रेसिस भी कहते हैं हम, अगर वो नहीं है तो आपका सेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। अब वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वो 5 वॉवल्स हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ आपने 3 से 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो सेट को डिनोट करना है वो आपने किससे करना है? हमेशा कैपिटल लेटर से। सेकंड बात, आपने हमेशा जो है जो एलिमेंट्स लिखने हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल जो होंगे, मतलब एलिमेंट्स होंगे, ए, ई, आई, ओ जैसे लिखा हुआ है आपने। और तीसरी बात ये कि इनमें आपके दरमियान जो एक और दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो डिफरेंस होगा, वो ये जो बीच में कोमा लगा हुआ है, ये आपका होना ज़रूरी है। फिर आपकी ये जो ब्रेसेस हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं, इनका होना स्टार्टिंग और एंडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपका सेट कंप्लीट नहीं होता। तो ये 3 से 4 बातें हैं कि आपको सेट को लिखना किस तरह है। ये सेट को सिंपल लिखने का तरीका है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इसमें 2 से 3 बातें आप और समझ लें। अब 3 चीज़ें आप इसमें समझ सकते हैं। एक तो ये एक सिंबल आप पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू और इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ। ये ई बेसिकली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है या इसको पढ़ते क्या है हम? इज़ एन एलिमेंट ऑफ, यानी जिस चीज़ की बात की जाएगी अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब है आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वो उसका एलिमेंट है या नहीं। इज़ एन एलिमेंट ऑफ। जैसे लेट सपोज अभी यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ए इज एन एलिमेंट ऑफ वी। क्या ए वी का एलिमेंट है? मैंने क्या बताया, इसको स्मॉल जो लिखे होते हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, सेट के अंदर लिखा होता है। तो क्या ए वी का एलिमेंट है? जी बिल्कुल है। तो ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट, गलत नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछता हूं कि क्या एस जो है वो वी का एलिमेंट है या नहीं, तो नहीं है। तो जब एलिमेंट ना हो तो फिर हम क्या सिंबल यूज करते हैं? मैं यहां लिख के दिखाता हूं। फिर आप यही एलिमेंट का सिंबल लिख के इसके ऊपर जब ऐसे लाइन लगा देंगे तो दिस मीन्स इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो ये आपकी जो सिंबल की डेफिनेशन है वो इस तरह से होगी। ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक्सरसाइज जो 3A है उसमें ये सारे सिंबल यूज होने। ओके, एक बात तो ये होगी इज एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू, दोनों नाम इसके लिए जाते हैं। लेकिन आप चलें ये सिंपली फॉर्म में समझ लेंगे इज एन एलिमेंट ऑफ, कि जब भी आपसे कोई ऐसा एलिमेंट लिख के ये सिंबल डला होगा तो पूछना ये चाह रहा है कि क्या ये एलिमेंट इस सेट का हिस्सा है या नहीं, ये उसके पूछने का मतलब था। और अगर ये लगा हो तो दैट मीन्स कि इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ये बातें 2 समझ आ गई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस वी में एलिमेंट कितने, तो वो जो शॉर्टकट वे है पूछने का वो आपसे पूछेगा n इंटू, यानी स्मॉल n इनटू जो आपके सेट का नाम होगा। यहाँ पे सेट का नाम क्या था हमारा? कैपिटल V, तो ब्रैकेट में V लिखा होगा। अब n इंटू वी का मतलब क्या है? वो ये पूछना चाह रहा है कि बताएं V में कितने एलिमेंट्स हैं। n किस चीज़ को शो करता है? n शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। क्या आप बताएं आपके पास जो सेट आपने लिखा उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? तो बताएं V में कितने एलिमेंट्स हैं? V में 5 एलिमेंट्स हैं। सो ये वो 3 चीज़ें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। सेट लिखते कैसे हैं, उसकी डिनोशन क्या है, मतलब आपको डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ब्रेसेस का होना कितना ज़रूरी है। ये 3 से 4 बातें आपको सेट के बारे में पता होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके सर, नेक्स्ट क्या है? डिस्क्राइबिंग अ सेट, कि सेट को अब डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा। हमने सबसे पहले तो देख लिया सेट क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं, उसके सिंपल। अब हमारे पास है कि सेट को डिस्क्राइब करने के देयर आर 3 वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए देयर आर 3 वेज जिसमें आप सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट तो वर्ड की फॉर्म है, जैसे अभी आपने मतलब उसको आप सिंपली लिख के बात करते हैं इन वर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट है वो है कि वर्ड फॉर्म, यानी जिसमें हम लिख के उसको सॉल्व करते हैं या इंग्लिश की वर्डिंग में जब उसको लिखते हैं। अभी क्या लिखा था हमने कि सेट ऑफ वॉवल्स। अभी हमने लिखा कि आपके पास जो पहली चीज है जिसमें आप सेट को लिख सकते हो वो है डिस्क्राइबिंग द सेट इन वर्ड्स, यानी उसको वर्ड्स में लिख दें, सेट ऑफ वॉवल्स। सेकेंडली अभी जो आपने सेकंड फॉर्म देखी थी उसे आप कहते हैं लिस्टिंग द एलिमेंट्स इन सेट नोटेशन, यानी सेट नोटेशन में एलिमेंट को लिस्ट करना। लिस्ट मतलब उनकी बना, उसको लिख के बताना, सेट नोटेशन। अब सेट नोटेशन आगे 2 तरह की होती है। एक तो फर्स्ट 3 वेज में सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका इन वर्ड फॉर्म। सेट नोटेशन में अब आगे फिर 2 वेज आगे इसके। कौन से 2 वेज हैं सेट नोटेशन के? एक तो ये कि आप उसमें एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग द एलिमेंट्स।
कि आप जस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख के बता दें। अभी जैसे आपने ये एग्जांपल देखी, मैं उसी एग्जांपल को इसलिए चला रहा हूँ कि आप उसको सिंपली समझ सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, आप उस एलिमेंट को जब सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रेसेस का होना, ब्रैकेट्स का होना ज़रूरी है, करली ब्रैकेट। वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और लास्ट में यू। ये वो 5 उसके एलिमेंट्स हमने लिस्ट कर दिए। और इसी का सेकंड फॉर्म क्या है सेट नोटेशन की, डिस्क्राइबिंग द सेट नोटेशन, यानी डिस्क्राइब करें जब वो एलिमेंट्स आपने लिख दिए तो डिस्क्राइबिंग दी एलिमेंट्स, कि जब आपने एक तो ये आपने उसको वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं आप उसको, सेकेंडली आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट का मतलब होता है कि आप जस्ट उनकी वो लिख दें। डिस्क्राइबिंग जो है ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी, बेसिकली होता तो ये भी ब्रेसेस के अंदर ही है, करली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे हम इसकी लिखते हैं जनरल नोटेशन कि एक्स सच दैट, ये जो 2 डॉट्स हैं इनको हम पढ़ते हुए पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल। अभी आप किसकी एग्जांपल ले रहे हैं, वॉवल्स की, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल, ये आपका करली ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो ये आप 3 तरीके हैं। फर्स्ट क्या, जस्ट आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया सेट ऑफ वॉवल्स, वही जब आपने लिस्टिंग दी एलिमेंट्स किया तो आपने उसके एलिमेंट्स लिख दिए। थर्ड है डिस्क्राइबिंग दी एलिमेंट्स, इसको जरा पढ़ते हुए ख्याल करना है कि इसको पढ़ना कैसे है आपने। इसको आप पढ़ेंगे, एक्स में लिख के बता देता हूँ सारा, वी रीड इट एज x such that, ये जो 2 डॉट्स हैं इसको सच दैट पढ़ते हैं, x सच दैट, आगे तो लिखा हुआ है x इज अ वॉवल। अब जैसे जैसे आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल आएगी तो वहाँ मैं उसको बता दूंगा कि आपने उसको रीड कैसे करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये x यहाँ पे वेरिएबल है। वो कह रहा है कि जो आप सेट लिखने जा रहे हैं, यानी अगर आपको कभी ये सेट दिया जाए और आपसे कहा जाए इस सेट की बेस पे मुझे एलिमेंट्स लिख के बताएं, यानी आपके पास ये ना लिखा होता, अगर सिर्फ ये दिया जाता कि आपको एक सेट नोटेशन ये बता दी गई है कि x सच दैट x इज अ वॉवल, इससे आप अगर एक सेट बना के बताएं तो आप सेट कैसे बनाएंगे। वो कहना ये चाह रहा है कि जो आप सेट बनाने जा रहे हैं, जो उसके एलिमेंट्स, x बेसिकली एलिमेंट्स को शो कर रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल जो है जस्ट एलिमेंट्स को बताने के लिए है कि आपका जो x है वो ऐसा एलिमेंट होगा कि वो वॉवल है। अब वॉवल कौन कौन है, हमें पता है कि वॉवल्स जो हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप इस सेट को देखते हुए ये सेट बना सकते हो। तो बेसिकली 3 तरह के मेथड्स हुए सेट को लिखने के। एक क्या हुआ आपके पास वर्ड फॉर्म, एक हुई सेट नोटेशन में लिस्टिंग, और एक है डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट इन सेट नोटेशन। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे इसको लिख सकते हो। अब आप मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी टाइप्स ऑफ सेट। आपने सेट की डेफिनेशन भी देख ली, सेट को लिखने का तरीका भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि सेट को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। अभी जो इस लेवल पे आप देखेंगे हम ज़रा उन पर फोकस करते हैं कि आपके लिए 5 to 6 कौन सी ऐसी टाइप है जिनका आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी जो टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहली टाइप है वो है एम्प्टी सेट की। कि क्या होगा अगर कोई सेट एम्प्टी हो। एम्प्टी सेट कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सेट को कहेंगे कि ये एम्प्टी है। जैसे अभी आपने वॉवल्स के बारे में पढ़ा, अब डिफरेंट। अब अगर मैं कहता हूँ कि राइट द नंबर्स बिटवीन, राइट द होल नंबर बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के दरमियान में कोई होल नंबर आता है, नहीं आता। तो जब मैं सेट लिखूंगा, लेट सपोज मैं कैपिटल ए से वो सेट लिखता हूं, तो अब यहाँ पे जो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। या सिंपली एक और आप देख लें, अभी आपने टीम ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, तो आप या टीम पाकिस्तान की बात कर लें, नंबर ऑफ इंडियन प्लेयर्स प्लेइंग इन पाकिस्तान टीम, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जो सेट बनेगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे अभी आपने कहा था 0 और 1 के दरमियान कोई होल नंबर नहीं आता, जो आते हैं वो डेसिमल है, 0.1, 0.2, होल तो नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2। जैसे आपने ये पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स का देख लिया कि उसमें कोई इंडियन प्लेयर तो नहीं खेल सकता, इसलिए वो एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट की डिनोशन 2-3 तरह, एक तो ये कि आप इसको सेट लिख दें और आगे से उसको एम्प्टी, उसमें कोई एलिमेंट ना हो। एक तो ये है कि आप ये सिंबल 0 के ऊपर, इसको हम 5 रीड करते हैं, और ये भी एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। 2 बातें ये आपको पता होनी चाहिए कि एम्प्टी सेट को लिखते कैसे हैं, उसका मतलब क्या है, उसको डिनोट हम कैसे करते हैं। और इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं नल सेट, NULL, उसका मतलब बेसिकली एम्प्टी सेट ही है। तो ये आपको पता चल गया। जो फर्स्ट टाइप है सेट्स की वो क्या है, एम्प्टी सेट। इसे हम क्या कहते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसको हम 5 भी लिख सकते हैं। ये उसकी एक शॉर्ट मतलब नोटेशन है जिसको आप लिख सकते हैं। सेकंड है एम्प्टी के बाद जो सेकंड पार्ट आता है, जो सेकंड आपकी टाइप है वो है सिंगलटन सेट। अब जैसे नाम से ही जाहिर है सिंगलटन सेट, सिंगलटन का मतलब क्या होगा फिर, सिंगलटन का मतलब है कि इसमें जस्ट एक सिंगल एलिमेंट होगा। सिंगलटन सेट
सिंगलटन सेट का मतलब ये है कि आपका कोई भी ऐसा सेट B इज इक्वल टू, उसमें एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट का मतलब लेट सपोज नंबर 3 की बात हो रही है, या आपसे कहा जाता है अ प्लेयर हु स्कोर्ड द सेंचुरी। मैं वो बात करूं जो आप रियल वर्ल्ड में देखते हो। अगर किसी मैच में एक प्लेयर ने सेंचुरी स्कोर की है तो लेट सपोज उस जो सेट है आप उसको एस से डिनोट कर रहे हो तो उसका नाम आ जाएगा, जो भी आप नाम लिखना चाहो। लेट सपोज बाबर आजम है, उसने एक सेंचुरी स्कोर की, तो बाबर अब सिंगल है तो दैट मीन इसका एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट। तो सिंगलटन सेट का मतलब ये होता है वो सेट जिसमें जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, यानी n ऑफ एलिमेंट। जो भी सेट की बात हो रही है, n ऑफ s क्या है, पीछे शुरू में बताया मैंने, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जिस सेट में एक एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन। तो सबसे पहले एम्प्टी की बात हुई, फिर बात हुई सिंगलटन की। अब हम थर्ड बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जैसे नाम से ही जाहिर है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा। फाइनाइट वो मतलब जिसको हम काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट वो नंबर ऑफ सेट्स या वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लातादाद हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट्स देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट को अगर आप फाइनाइट को आप लिखना चाहें तो मल्टीपल्स ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 20, यानी 10 से लेके 20 तक 2 के मल्टीपल्स लिखें। तो 10 के बाद 2 का मल्टीपल क्या आता है, 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है, 18 आता है और 20 तक। यानी उसने बिटवीन कहा तो इसलिए मैं 10 और 20 नहीं लिख रहा। तो हमने क्या लिखा, ये वह फाइनाइट सेट है। काउंटिंग हो सकती है ना, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसको अगर मैं डिनोट करता हूँ C से, तो नंबर ऑफ C आप काउंट कर सकते हो कितने हैं, नंबर ऑफ C 1 2 3 4, क्योंकि हमें कहा गया था कि 2 के जो है वो मल्टीपल्स बताएं, लेकिन 10 और 20 के दरमियान। अभी अगर मैं कह देता हूं 3 के मल्टीपल्स बताएं, मल्टीपल्स ऑफ 3, सिंपल बस ये कह दिया, कोई उसने आगे नहीं बताया कि बिटवीन रखना है या कहां तक जाना है। तो 3 के मल्टीपल स्टार्ट कहां से होते हैं, 3 से, 6 से, 9, 12, 15, 18। क्या कभी ये मल्टीपल रुकेंगे, नहीं, ये मल्टीपल्स चलते जाएंगे। तो ये सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों कि जब मैं n ऑफ d की बात करता हूं तो आप मुझे नहीं बता सकते, यू आर नॉट श्योर कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज आपको बताया नहीं गया कि आपको कहां तक मल्टीपल्स लिखने। तो ये थी सेट की थर्ड टाइप, जिसे आप कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आप देख लें आपके पास आता है यूनिवर्सल सेट। फोर्थ जो आपके पास टाइप है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल ये होता है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में या कहीं बात कर रहे हैं तो वो तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अंडर कंसिडरेशन हैं, यानी अगर देखें, अब मैं अभी आपको एग्जांपल दी थी टीम्स की, प्लेयर्स की। तो मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया की टीम का, ठीक है। अब आपके पास 2 सेट्स बनेंगे, एक बनेगा आई फॉर इंडियन टीम, उसमें इंडियन प्लेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। सारे में उनके नाम लिख नहीं रहा, जस्ट लेट सपोज कि ये काउंटेबल है, फाइनाइट है, इंडिया के 11 प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के जो 11 प्लेयर्स हैं उनके भी नाम लिखे हुए हैं। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को आप डिनोट करते हो कैपिटल यू से, ठीक है। डिफरेंट बुक्स इसको डिफरेंट तरह से डिनोट करती हैं, कहीं कैपिटल यू से इसकी बात होती है और कहीं इसकी बात होती है एक ऐसा एलिमेंट ऐसे फाइ लिख के, यहाँ से भी इसको जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे कर दिया जाता है और यहाँ से भी ये ऐसे। तो ये भी एक नोटेशन है जिससे यूनिवर्सल को लिखा जाता है। दोनों आपको पता होनी चाहिए, यू और ये नोटेशन। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, इसमें इंडियन और पाकिस्तानी सारे प्लेयर्स का जब नाम आ जाएगा, इंडियन प्लस पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो ये जो आपका सेट बनेगा, यानी इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कहा जाए, वो आगे बात की बात है कि इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स के बताएं, सेंचुरीज किसने की हैं, तो हम दोनों के नाम लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में उस सेट का नाम है जिसमें सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाए, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो ये आपकी फोर्थ टाइप थी। लास्ट जो आपकी टाइप है वो है इक्वल सेट्स के बारे में, कि 2 सेट इक्वल कब होते हैं। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 सेट्स इक्वल तब होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों और इक्वल भी हों। जैसे कि अगर आपके पास मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3, और फिर मैं एक और सेट लिखता हूं जिसका नाम है B, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 1। अब अगर देखें आप तो ये अरेंजमेंट तो आगे पीछे है, लेकिन मैं लिख सकता हूं कि सेट A इज इक्वल टू सेट B, बिकॉज एक तो उनमें तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 3 है, 1 2 3 2 3 1, यानी n ऑफ A इज इक्वल है n ऑफ B के। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो A के एलिमेंट और B के एलिमेंट इक्वल भी हैं और सेम भी हैं, 1 2 3। लेकिन क्या हो अगर मैं इस सेट के एलिमेंट्स को यहां से चेंज कर दूं, मैं यहां पे अब लिखने लगा हूं A B C।
अब भी n ऑफ a n ऑफ b तो इक्वल है, यानी यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट, लेकिन क्या हम लिख सकते हैं कि a और b आपस में इक्वल हैं? अब हम नहीं लिख सकते कि a और b आपस में इक्वल हैं। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज अब आपके एलिमेंट सेम नहीं रहे। यानी जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके एलिमेंट्स का आपस में भी सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट, आप कह दें कि इक्वल सेट है। नहीं, इक्वल सेट वो सिर्फ और सिर्फ तब बनेंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अंदर लिखे हुए हैं वो भी सेम होंगे। सो यहाँ तक तो टाइप्स ऑफ सेट्स की बात थी कि अभी तक आपने क्या देखा, एक दफा गो थ्रू कर ले। आपने सेट की इंट्रोडक्शन देखा, कैसे वो रियल वर्ड से रिलेट करता है, उसको लिखने का तरीका। फिर सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं, वर्ड फॉर्म, लिस्टिंग द एलिमेंट्स और डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब भी कर देना। और फिर आपने सेट्स की 5 टाइप्स को देख लिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो एक्सरसाइज 3A में हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3A हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 1 है कि B इज द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 11। जो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस पर फोकस करना जरूरी है कि B एक ऐसा सेट है जिसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर चैप्टर नंबर 1 में है, उसकी वीडियो का मैं लिंक आखिर में डाल भी दूंगा कि आप इंटीजर्स के बारे में वहां से पहले देख सकें कि इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वहां से वो देख लीजिएगा। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, इवन और ऑड, ये भी हम वहां बात कर चुके हैं कि इवन और ऑड जो होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में वहां काफी बात की है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स। लिस्ट का वर्ड मैंने क्या बताया था? सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, एक वर्ड की फॉर्म में, ये तो उसने लिख के बता दिया वर्ड की फॉर्म में खुद ही कि बी एक ऐसा सेट है जिसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमसे चाहता है कि हम उसको एलिमेंट्स लिख के बताएं सेट नोटेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहला पार्ट हम कर लेते हैं कि हमें क्या कहा गया है कि एलिमेंट को लिस्ट कर। सो सोल्यूशन में आ जाएं। फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन होगा ए पार्ट का, वो है कि आपने लिस्टिंग करनी है, यानी आपने इसको बताना है कि ए पार्ट में जो सेट बी है, जब उसने खुद ही कह दिया है कि सेट बी है तो आप कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। क्या तरीका बताया मैंने? जब भी सेट लिखा जाएगा सबसे पहले एक करली ब्रैकेट्स आएंगी, ब्रेसेस आएंगी। अच्छा, उसके बाद बी के एलिमेंट्स कौन कौन है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 11। एक तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 0 से अबव, 0 से अगर पीछे जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। पहली बात, यानी 0 से ऊपर रहना है हमें। अब दूसरी बात, ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो 0 से ऊपर पहला ऑड नंबर क्या आएगा? 1। फिर 2 क्या ऑड है? नो। 2 इवन नंबर है तो फिर 3 आ जाएगा। 4 फिर इवन है, 5 आ जाएगा। 5 के बाद 6 इवन नंबर है, 7 आ जाएगा। 8 इवन नंबर है, 9 आ जाएगा। अब क्या 11 आएगा? नहीं, उसने क्या लिखा था? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 11। तो जब 9 के बाद कोई नंबर ही नहीं आना तो फिर कॉमा लगाने की बजाय हम यहाँ अपनी ब्रैकेट लगा के, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि जस्ट आपको सिंपल है। कितना इजी हो गया अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता हो कि जस्ट जो वर्ड फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपने लिस्ट किया, उसके एलिमेंट्स को लिख के बता दिया उसको। ये आपके ए पार्ट का सोल्यूशन था। अब यहीं पर हम जरा इसके बी पार्ट को देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है वो भी। क्या पूछा जा रहा है आपसे? देखें जरा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि बताएं जो बातें लिखी हुई हैं ये बातें ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो अभी मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, ये मैं यहीं पे फिलअप कर देता हूं। आप देखें ये सिंबल किस चीज का है? इज एन एलिमेंट ऑफ। तो क्या पूछा जा रहा है? जो अभी आपने बी का सेट लिखा था, अगेन जरा रफ में वो बी का सेट लिख लें ताकि आपके पास वो चीज़ माइंड में क्लियर रहे। वो क्या था? 1, 3, 5, 7 और 9। ये मैं अगेन क्यों लिखवा रहा हूँ? वैसे तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं थी, आपको याद होना चाहिए था, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए पूछा जा रहा है 1 बिलोंग्स फ्रॉम बी। क्या 1 बी से बिलोंग करता है? जी बिल्कुल करता है, तो इसके आगे लिख दें कि दिस इज ट्रू। फिर सेकंड पार्ट में 4 इज नॉट, मतलब 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। बिलोंग्स टू बी कहते हैं इसको, एलिमेंट में बार बार दोनों चीजें कह रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे। 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, वो कह रहा है 4 बी का एलिमेंट नहीं है। तो ठीक कह रहा है ना, जब वो कह रहा है कि 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी तो इसका मतलब है उसकी बात ट्रू है। फिर कहता है 0 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, 0 बी से बिलोंग करता है, उसका हिस्सा है, लेकिन हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है उसकी ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, तो हमने एफ लिख दिया फॉल्स के लिए। 11 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, 11 बी का एलिमेंट नहीं है। तो ठीक कह रहा है ना, 11 बी का एलिमेंट नहीं है, तो जब उसकी स्टेटमेंट ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि ये बात ट्रू है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो पीछे सेट के बारे में सारा, ये बिलोंग्स टू, इज एन एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, अगर ये सिंबल्स आपको क्लियर हैं तो फिर तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्टेट मतलब लिखें, क्या लिखें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, के बताएं इन जो सेट्स की बात हो रही है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं।
ये नहीं उसने कहा कि लिस्ट दी एलिमेंट्स, यहाँ बहुत फोकस करना है। असल में क्वेश्चन की वर्डिंग ही हर चीज़ होती है, उसे समझ लिया करें पहले, फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है ए पार्ट मंथ्स इन द ईयर, अब जो भी एकदम देखे वो पहले क्या सोचेगा कि अच्छा हमने यहाँ पे जितने भी मंथ्स हैं ईयर के उनके नाम लिखने हैं, जनवरी फरवरी मार्च हम सारे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। उसने कहीं भी नहीं कहा कि लिस्ट दी एलिमेंट्स, उसने कहा है स्टेट दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बताएं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो मैं यही इसी के आगे लिखता जा रहा हूँ, बताएं मंथ ऑफ द ईयर, मंथ्स इन द ईयर में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने मंथ्स होते हैं एक साल में, 12। तो जस्ट आप लिख दें 12 एलिमेंट्स, सिंपल, कि आपके इस सेट में 12 एलिमेंट्स आएंगे। वो जब आपसे पूछ ही नहीं रहा कि एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप भी उसको उतना आंसर जितना उसने पूछा हुआ है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, बी पार्ट, ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। अब इसके लिए आपको पहले अपने रफ वर्क में यहाँ पे ज़रा लिख लें, रफ वर्क के बाद में आप रेस कर दीजिएगा आपको जब अपनी कॉपी पे कर रहे हैं, कि आप अब ऑड नंबर्स लिखें, ऑड नंबर्स का सेट लिखें भाई 10 और 26 के दरमियान। तो बताएं 10 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 11 आता है, 13 आता है, अभी बता चुका हूँ ऑड नंबर क्या होता है, 15 आता है, फिर 17 आता है, फिर उसके बाद 17 के बाद 19 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये सारे ऑड नंबर्स हैं। और बिटवीन का वर्ड का मतलब क्या होता है कि 10 और 26 शामिल नहीं है, मतलब ये तो चले हैं ही खुद ही इवन है, अगर ना भी होते तो ये वर्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, बिटवीन 10 एंड 26। 23 के बाद कौन आता है, 25, उसके आगे 27, लेकिन वो 26 से जो है वो लार्जर हो जाएगा, तो इसलिए उससे आगे हम नहीं जा सकते। अब बताएं कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप जस्ट यहाँ लिख देंगे 8 एलिमेंट्स। आपको उसको लिए लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपने अपने लिए रफ वर्क में काम किया, आपके लिए खाली उसको इतना बताना है कि इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, सी पार्ट देखें, पीपल्स इन योर क्लास हु आर टॉलर देन यू। अब ये हर बच्चे के लिहाज से इसका आंसर अपना है, तो यहाँ तो मैं डैश लगा देता हूँ। अब आपके लिए अगर कोई आपकी क्लास से 3 बच्चे ज़्यादा आपके टॉलर हैं तो आप लिख दें 3 एलिमेंट्स। अगर आपसे कोई भी टॉलर नहीं है तो आप लिखेंगे एम्प्टी सेट, यानी 5 आ जाएगा आपका। या अगर आपके लिए मतलब जो भी, ये हर बच्चे के लिए अलग है। सिमिलरली डी पार्ट, कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग। हर स्कूल के फ्लैग के कलर डिफरेंट होते हैं। अब किसी स्कूल के कलर में 3 कलर्स हैं, किसी के फ्लैग में, किसी में 5 हैं, किसी में एक ही कलर है पूरे फ्लैग का, तो ये डिफरेंट आपके लिए। इसका भी आंसर आपके अपने ऑन पे है कि जब जितने भी एलिमेंट्स होंगे आप उनको लिख सकते हैं सिंपली। हाँ, कलर्स ऑफ अ रेनबो, अब देखें रेनबो सबके लिए बराबर है, ये नहीं है कि रेनबो को यहाँ पे कुछ और देख रहा है और कहीं पे कुछ और देख रहा है, तो रेनबो आपके लिए सबके लिए सेम है। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7, तो दैट मीन्स इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, देयर विल बी 7 एलिमेंट्स। और लास्ट जो है एफ पार्ट, हॉरोस्कोप साइंस। अब बताएं कितने मंथ्स होते हैं ईयर में, 12, तो हॉरोस्कोप साइंस भी कितने होंगे, 12, तो इसके एलिमेंट्स भी कितने हैं, 12। तो ये बड़ा सिंपल हो गया। इसमें आपको जस्ट ये बताना था कि इसमें इन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जस्ट आपका सिंपल क्वेश्चन ये था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट नोटेशन, कि जो आपको ये जो एलिमेंट जो सेट नोटेशन दी गई है इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करें। अगेन वही बात कि क्वेश्चन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करने क्या जा रहे हैं, मतलब आपको कहा क्या गया है कि आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, क्या आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट देखें, ए पार्ट क्या है, मैंने क्या तरीका बताया आपको इसको पढ़ने का, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 एंड 10। तो अब मैं सोल्यूशन भी ऐसे ही, जैसे पार्ट्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, मैं इसका आंसर भी ऐसे ही लिखूंगा कि जो ए पार्ट है आपका, जो इसका आंसर बनता है, यानी कैपिटल ए जो सेट है वो क्या आता है, जरा दोबारा रीड करें, x सच दैट x, यानी जो सेट के एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक हो गया भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो पहले हम पढ़ चुके हैं, बिटवीन 1 एंड 10, जो 1 और 10 के दरमियान में आते होंगे, यानी 1 और 10 शामिल नहीं है, बिटवीन का वर्ड यूज कर रहा है। तो 1 के बाद जो नंबर आता है 2, क्या वो पॉजिटिव है, जी बिल्कुल 2 पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद क्या 3 पॉजिटिव है, बिल्कुल 4 5 6 7 8 9, क्या 10 आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने बिटवीन का वर्ड यूज किया था। तो 1 और 10 के दरमियान में ये वो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं जो उसका आंसर है। तो ऐसे ही आपने भी इसको लिखना है। अब बी पार्ट देख लें, बी पार्ट में क्या है, कैपिटल बी से आपके सेट को डिनोट किया गया है। देखें जरा, x सच दैट x इज अ नेगेटिव इंटीजर।
अब कह रहा है कि आपके जो नंबर होंगे यानी जो x सच दैट x यानी जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे b के, कि वो नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है भाई, अब वो कहां से कहां तक है, बिटवीन -10 एंड -1, यानी अब ये काउंटिंग बैकवर्ड चल रही है, -10 और -1 के दरमियान होंगे। ये लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव। अब याद रखें, जहां भी इंक्लूसिव का मतलब आएगा उसका मतलब यह है कि -1 और -10 को शामिल करो, इंक्लूड करो। इंक्लूसिव बेसिकली इंक्लूड के वर्ड को बताता है, और इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल करना। इसका ऑपोजिट क्या होता है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड करना। जहां इंक्लूसिव लिखा हो इसका मतलब है जो नंबर जिनकी बात की जा रही है इनको इंक्लूड करना है आपने। यानी जो आपका बी का सेट बनेगा जो उसमें नेगेटिव इंटीजर्स लिखे जाएंगे, जब उनकी बैकवर्ड काउंटिंग शुरू होगी तो -10 लिखा जाएगा। ये वर्ड कौन बता रहे हैं हमें, इंक्लूसिव। तो -10 के बाद कोमा लगा के -9, कोमा क्या करता है, दो एलिमेंट्स को अलग अलग बताने के लिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, -7, -6, -5। माइनस क्यों है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स हैं। -5 के बाद -4, -3, -2 एंड लास्ट में क्या नंबर है, -1, वो भी लिखा जाएगा। ये किसने बताया हमें, इस वर्ड ने बताया, इंक्लूसिव ने। सी पार्ट देखें, सी पार्ट में आपको जो सेट है वो भी कैपिटल सी से डिनोट किया जा रहा है। अगेन x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब यहाँ इवन की बात नहीं थी, यहाँ एक नया वर्ड आ गया इवन, ये इसका जरा ख्याल करना है। यानी अब जो एलिमेंट्स होंगे x सच दैट x, यानी अब जो एलिमेंट्स लिखने जा रहे हैं आप वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे। किस तरह से, अब यहाँ देखें, इसको जरा रीड करना और जरा इंटरेस्टिंग है कि x जो होगा, जो एलिमेंट होगा, यानी जिन एलिमेंट्स को आप लिखने जा रहे हैं वो क्या है, -2 से बड़े हैं। ग्रेटर देन का साइन है ना ये, कि x इज ग्रेटर देन -2, यानी जो आपके इवन इंटीजर पॉजिटिव होंगे वो -2 से बड़े नंबर होंगे, और ये लेस देन होगा, x इज लेस देन। और ये साइन किस चीज का है, इसको रीड कैसे करते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, लेस देन और इक्वल टू, ये साथ पढ़ा जाता है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 12, यानी 12 से लेस भी और 12 के इक्वल भी। ये वही बात इंक्लूसिव वाली है, इसको रीड करना। असल मैथमेटिक्स है ही यही कि गिवन इंफॉर्मेशन को समझना है आपने। बाकी देखें सेट तो लिखना कितना आसान है अगर आपको बात समझ आ जाए, ये को लिखना तो मुश्किल काम नहीं है। असल काम तो है ही कि गिवन इंफॉर्मेशन को रीड कैसे करना है, उसे समझना कैसे है। तो क्या कहा जा रहा है सी पार्ट में आपको, कि जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे, और वो -2 से बिगर होंगे और 12 तक जाएंगे, यानी 12 भी इंक्लूड है, इक्वल का वर्ड आ रहा है बीच में। सो -2 से जो बड़ा इवन नंबर कौन है, वो 0 आता है। लेकिन 0 पॉजिटिव है, नो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये बात हम नंबर सिस्टम में कर चुके हैं। तो 0 जो है ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, इसलिए 0 की बात नहीं होगी। सो -2 के बाद जो इवन नंबर आता है वो आता है 2, बिकॉज 0 तो पॉजिटिव नहीं है। 2 के बाद 4 पॉजिटिव भी है, इवन भी है, 6, 8, 10। अब देखें 12 आएगा ना, मैंने क्या बताया, लेस देन और इक्वल टू। तो 10 के बाद जो आपका लास्ट एलिमेंट है 12 वो भी आ जाएगा, यहां आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट पार्ट जो है आपका डी पार्ट, इसको देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है कि डी इज द सेट ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड हैप्पी। अब सारे वॉवल्स की बात नहीं कर रहा, कह रहा है जो हैप्पी का वर्ड लिखा हुआ है बताएं इसमें कितने वॉवल्स आ सकते हैं। तो पहले तो हम सेट लिखना शुरू करते हैं। हैप्पी में कोई वॉवल है भी या नहीं, देखें जरा, ए है। अब ए 2 बार लिखा हुआ है, दैट डजंट मीन कि ए 2 बार 2 दफा वॉवल है, नहीं, वॉवल तो एक ही यूज हुआ है ना, ए ही। तो हम क्या लिखेंगे कि ए जो है वो आपका जो वॉवल है वो यूज हुआ है उसमें, और ये आपके 4 के 4 पार्ट्स का आंसर है। यहां आके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखें इस वीडियो में हमने किया क्या, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पता चला कि सेट क्या होता है, कैसे वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करता है, कैसे मैथमेटिशियन ने वो कॉन्सेप्ट लिया, फिर उसको लिखने का तरीका, डिफरेंट सिंबल्स हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, फिर वो n ऑफ a यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे लिखेंगे हम। तो सारा कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में हमारा आ चुका है, और साथ में एग्जांपल के तौर पे देखें सारा जो हमने पढ़ा उसके 1-2 क्वेश्चन हमने कर लिए, ताकि इसी वीडियो में हमें क्वेश्चन के साथ भी जो है वो क्लियरेंस आ जाए कि हमारा माइंड उस चीज़ को पूरा ग्रास्प कर ले कॉन्सेप्ट को। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी, जो कॉन्सेप्ट के लिहाज से हैं, इस क्वेश्चन के लिहाज से हैं। स्टिल अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।